गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता है, दैनिक जागरण और जनसत्ता का जो राष्ट्रीय संस्करण का जो संपादकीय होता है उसके बारे में हम यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं और चीज़ों को विस्तृत रूप से बताते हैं। तो दोस्तों, कल जिस तरह से आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जाके अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दी इस लेख से संबंधित और मेरे बारे में जो आपने प्रतिक्रियाएँ दी, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और सही में बहुत अच्छा लगा जब आप लोगों ने, कुछ लोगों ने तो नहीं बताया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने, पर जिन लोगों ने बताया बहुत अच्छा लगा कि मैं इस जगह से हूँ, मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, मैं इस स्टेट का हूँ, इस ज़िले का हूँ। बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ किन लोगों ने बताया। सबसे पहले बता दें सूरज कुमार जी, जिन्होंने लिखा था इस लेख से संबंधित कि सर मैं जो है कि जब आप एडिटोरियल पढ़ाते हैं तो उसका एक एक पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है उसे नोट करता हूँ, उसके बाद मैं बाद में पढ़ता हूँ और आपका लेख बहुत अच्छा होता है, समझ में आता है। तो सूरज जी, थैंक यू सो मच। आप जहाँ भी रहें, ईश्वर करे आप सफल हों, सुखी रहें। उसके बाद हैं एक नागर अकेडमी करके हैं, उनके द्वारा भी एक सराहनीय प्रयास किया गया था हमारे बारे में और इस लेख से संबंधित। उन्होंने कहा था सर जो राइटर का नाम होता है उनके बारे में थोड़ा सा एक लाइन में बता दिया करिए। ठीक है सर, हम ज़रूर प्रयास करेंगे। और कमेंट के लिए आपका शुक्रिया और इस ओपिनियन के लिए धन्यवाद। उसके बाद हैं पूजा सिहाग जी। जी हाँ दोस्तों, ये हैं, इन्होंने भी अपना प्रयास बहुत अच्छा लिखा हमारे बारे में। उन्होंने कहा नाइस सर, थैंक यू सो मच। उसके बाद हैं सोनाली कुमारी जी। सोनाली कुमारी जी ने बताया कि सर मैं पटना के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ और आप अच्छा बहुत समझाते हैं। तो थैंक यू सोनाली जी, और आप ऐसे ही पढ़े लिखे हैं आप लोग। ईश्वर करे आप लोगों की जितनी भी मनोकामनाएं हैं पूरी हों। उसके बाद हम बात करते हैं नीतीश कुमार जी की, जिन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दिया था और लोगों को जाकर देखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमारे गांव में किस तरह से लोग उल्लंघन कर रहे हैं, बिना जांच पड़ताल के चोरी छुपे हमारे गांव में आ रहे हैं, जिस वजह से दोस्तों संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अन्य लोग उनके संपर्क में जैसे ही आएंगे संक्रमण बढ़ेगा, उसके बाद गांव में भी अराजकता फैलने लगेगी। तो जो आपका ये प्रयास था बहुत ही सराहनीय है और तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और उसके बाद लक्ष्मण सिंह जी ने कहा था कि सर नाइस वीडियो। तो सर आई वुड लाइक टू थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। वेल, सो लेट्स स्टार्ट। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और जो आज का दोस्तों जो प्रश्न होगा, जो विचार होंगे, मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। यदि आप लोग बता सकें तो ज़रूर कोशिश करिएगा या फिर किसी से पूछ लीजिएगा कि ये जो 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज की बात की जा रही है, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले शाम 8 बजे जिस तरह से देशवासियों को संबोधन में कहा कि हम 20 लाख का राहत पैकेज देने वाले हैं तमाम सेक्टरों को, लघु उद्योग हो या श्रम से हो, किसान हो, और उनकी जो इकॉनमी है, जो आर्थिक स्थिति है, उसको बूस्ट किया जाएगा। तो आप बस मुझे इतना ओपिनियन दे दीजिएगा कि आप लोग ये जो 20 लाख का जो पैकेज देने की बात है, आप लोग मतलब आश्वस्त हैं? क्या आपको ये विश्वास है, आप ट्रस्ट करते हैं कि इससे हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? बेझिझक आप जाकर बताइएगा, ठीक है? और सोच के बताइएगा कि मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट दिस पॉलिसी ऑन अवर इकॉनमी, ठीक है? एकदम सोच के आप लोग बताइएगा क्या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, सही पड़ेगा कि गलत पड़ेगा। जब आप इतना सोचेंगे, रिकॉल करेंगे ना, तो मेरा मानिए, जिस दौरान आप सोचते हैं इस बात को ना, उसी समय आपका जो दिमाग एक्सपेंड करता है, बढ़ता है, नई चीज़ों को इनोवेट करता है, ठीक है? तो तमाम तरह के जो आपके सोच हैं, संयोग एक्टिवेट होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बात बताइएगा। ये प्रश्न है आपके लिए। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले उन वाक्यों की तरफ चलते हैं जिनमें क्षमता और कुवत होती है कि आप लोगों को मोटिवेट कर सके। तो इसमें देखिए लिखा है, दुनिया में कोई भी चीज़ लगन की जगह नहीं ले सकती। या सही बात है। पूरे संसार में आप चले जाइए, क्या कोई किसी का लगन ले सकता है? लगन का मतलब है दोस्तों, यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा श्रद्धा से कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे किसी के प्रति आपका स्नेह हो, प्यार हो,
कुछ बनने की चाह हो, पर जो उसमें लगन होती है। देखिए दोस्तों, मेहनत तो हर कोई करता है, पर कौन कितने श्रद्धा भाव और लगन से करता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। यही जो लगन है, जो श्रद्धा है ना, आपके कामों को अन्य लोगों से निखार देता है। चमक आ जाती है उस पर। नहीं तो पढ़ाई तो सब करते हैं, सब IAS नहीं बन जाते हैं, सब एक अच्छा वक्ता नहीं बन जाते हैं, कुछ न कमियां ज़रूर होती हैं। तो आप भले ही 10 मिनट की वीडियो 20 मिनट का मैं वीडियो मैक्सिमम बनाता हूँ, पर इसे थोड़ा प्यार से देखा करिए, चीज़ों को समझा करिए। फिर 1-2 हफ्ते के बाद आपके अंदर भी वो जो डेवलप होगा, जो आइडियोलॉजी, आप भी लोगों को ऐसे ही समझाएंगे और उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या करें, गला बैठ गया है। सर्दी खांसी, मौसम चेंज हो रहा है ना हमारे यहाँ। चलिए, कभी हम लाइव आएंगे, उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग सवाल पूछें, कुछ व्यक्तिगत स्तर के सवाल हों और मैं उनका जवाब दूं, आप लोगों से इंटरेक्ट हूं। और यदि आप लोग हमारे एक सत्येंद्र जी करके हैं, उनके सुझाव पे मैंने एक टेलीग्राम बनाया था, जहां पर आप जाकर जुड़ सकते हैं हो सके तो। और टेलीग्राम का नाम वही है, GS Study 94 के नाम से है, आप उसे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का देखिए जो है, ये प्रदीप सिंह जी हैं। तो नागर जी, आपने कहा था लेखक के बारे में कुछ बता दें, तो लेखक के बारे में यहाँ देखिए लिखा रहता है कॉर्नर पे। इनके बारे में लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं, ठीक है। जो प्रदीप सिंह जी हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक है, मतलब जितनी भी राजनीतिक गतिविधियाँ हमारे देश में संचालित होती हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, इन पे इनका जो विचार है पूरी तरह से देते हैं ये। अब बात करते हैं दोस्तों, संकट से भी बड़ा संकल्प, जो इनका आज का कंटेंट है, विषय है, संकट से भी बड़ा संकल्प। तो मैं आपको बता दें, जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि हमें इस संकट भरी दौर में भी अवसर तलाशने की चाह रखनी चाहिए। जब तक आप इस तरह का चाह, लगन, श्रद्धा नहीं रखेंगे, तब तक हम उस जो हमने एक मुहिम छेड़ी है कोरोना को हराने की और आत्मनिर्भर बनने की, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, कोरोना संकट के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री ने देश को 5वीं बार संबोधित किया। उनके संबोधन और हाव भाव में इतने बड़े संकट से जूझते परेशान नेता का चित्र नहीं दिखा। इसके विपरीत उनकी बातें, बोलने का लहजा और भाव भंगिमा बता रही थी, बल्कि कहना चाहिए कि घोषणा कर रही थी कि संकट से निकलने का रास्ता उन्होंने खोज लिया है। यह भी इतने बड़े संकट से उनका आत्मविश्वास डिगा नहीं है, बल्कि और दृढ़ हुआ है। उन्हीं के शब्दों में थकना, हारना, टूटना और बिखरना मंजूर नहीं। तो दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने संबोधन में तमाम तरह की बातें रखी, लोगों को बताया कि किस प्रकार से हम इस महामारी से लड़ सकते हैं और लड़ रहे हैं। अन्य देशों की अपेक्षा भारत उस चीज़ को पा लिया है, जिस वजह से अन्य देश, संगठन हमारा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इस तरह की जो लय है, इसे हमें बनाए रखने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। उसके बाद यदि कोरोना ख़त्म भी हो जाता है, तो अब हमें किस प्रकार से अपने इर्द गिर्द साफ़ सफाई, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने की सारी जिम्मेदारियां हमें खुद उठानी पड़ेंगी। तब जाकर इस तरह की भविष्य में कोई बीमारी ना आए, हम उसे रोक सकते हैं। प्रधानमंत्री का संबोधन एक स्वप्नदर्शी का था, जिसमें सपने देखने और उन सपनों को साकार करने की सामर्थ्य है। जब पूरी दुनिया जिंदगी बचाने की जंग लड़ रही थी, तब कोई दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति ही कह सकता है कि उसका संकल्प संकट से भी बड़ा है। संकल्प की यह विराटता, संकल्प को सिद्धि में बदलने की क्षमता और विश्वास सामान्य नेता, स्टेट्समैन का फ़र्क बताता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, परिवार में कितनी भी मुसीबतें, कितनी भी मुश्किलें हों, जब आप अपने पिताजी से, पापा से, या परिवार का कोई वह व्यक्ति हो जो जिम्मेदार हो, जो घर का पूरा मालिक हो, जब आप उससे बात करते हैं, किसी प्रकार की समस्या हो, वो कभी भी आपसे नहीं कहेगा कि नहीं, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, अब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं आप लोगों को नहीं खिला पिला पाऊंगा, जिला पाऊंगा, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है। यहाँ तक कि वो अपने पत्नी को भी ये बात नहीं बताता कि समस्या कितनी बड़ी, बस ये वही बार बार कहेगा हो जाएगा। तो संकट की घड़ी में भी इस तरह का हाव भाव, इस तरह की जवाबदेही जो होती है दोस्तों,
वही इंसान को महान बनाता है। पता चलता है कि तूफान से भी ये व्यक्ति लड़ सकता है। यदि घर का मुखिया है ये हाथ खड़ा कर दे कि भैया अब हमसे नहीं होगा, तो समस्याएं और भी विकराल हो जाएंगी। उसके बाद हो सकता है कि वो लड़ ना पाए। अगर सोचिए, अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री ही हतोत्साहित हो जाए तो प्रोत्साहित कौन करेगा, कौन हमारे मनोबल को ऊंचा करेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आज हमारे देश को एक ऐसा नेतृत्वकर्ता मिला है जिसमें वो उम्मीदें हैं, जिसके एक बार आह्वान पे सैकड़ों दिए चल जाते हैं, सैकड़ों क्या सैकड़ों हज़ार करोड़ आप कह सकते हैं। तो इस तरह का तटस्थ व्यक्ति हमारे देश का नेतृत्व कर रहा है। उसके बाद है, संकल्प को सिद्धि में बदलने में मोदी की महारत का ही कमाल है कि देश इतने बड़े संकट से निपटने के लिए तैयार है। कल्पना कीजिए कि यदि जनधन बैंक खाते, आधार और मोबाइल की त्रिमूर्ति नहीं होती तो क्या होता। आपको पता है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग थे जब जनधन बैंक अकाउंट खोला गया था स्पेशली गरीबों के लिए, तो बहुत लोग ऐसे थे जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे, अरे इससे कुछ नहीं होगा। ये बात आपको भी पता होगा। उसके बाद जो आधार लिंक किया जा रहा था, फिर मोबाइल की जो त्रिमूर्ति होती है, वो सारी चीज़ों में क्या क्या लिंक करवा रहे हैं, क्या करेगा, कुछ करने वाला नहीं है। पर आज आप देख सकते हैं किसी बिना बिचौलिए के माध्यम से लोगों के अकाउंट में पैसा भेजा जा रहा है, भले वो राशि छोटी हो, पर उस व्यक्ति के खाते में एक एक रुपये का हिसाब तो जा रहा है। अगर कोई बिचौलिया दोस्तों पैसा अगर ट्रांसफ़र करता है तो 50 रुपये भी लेता, भले 85 रुपये लेता, पर लेता ज़रूर। तो इस तरह की जो भ्रष्टाचार है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, बीच के जो बिचौलियाँ वो हट गए और आधार के माध्यम से तमाम तरह की जो योजनाएं दी जा रही हैं और उसी व्यक्ति को मिल रही हैं जो लाभार्थी का पात्र है। ठीक है। गरीबों को पैसे या तो भेज ही नहीं पाते हैं या भेजने का प्रयास होता भी तो पता नहीं वह किसकी जेब में पहुंचता। ये बात राजीव गांधी ने बोला था एक बार कि जब हमारे देश में किसी आर्थिक रूप से या ऐसे व्यक्ति का जब हम चुनाव करते हैं जिसे बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है उस योजना की, उस पैसे की, जब हम उसे भेजने का प्रयास करते हैं तो 100 रुपये में उसे शायद 25 रुपया या 20 रुपये ही पहुंचते हैं और बिचौलिए खा जाते हैं। यह तंज तो सही है कि देश 2014 से शुरू नहीं हुआ, पर सही यह भी है कि देश में व्यवस्थाएं बनाना और ख़ासतौर से गरीब के लिए निश्चित रूप से 2014 से ही शुरू हुई। इससे पहले की व्यवस्था में गरीब का सिर्फ इतना स्थान था कि विकास होगा तो छन कर कुछ उसके पास भी पहुंच ही जाएगा। मोदी ने इस पूरी सोच को शीर्षासन करवा दिया। एक व्यक्ति कितना बड़ा फर्क ला सकता है, इसका उदाहरण प्रधानमंत्री मोदी। आचार्य रजनीश से एक बार किसी ने पूछा कि अच्छे आदमी के हाथ में राजनीति आ जाए तो क्या परिवर्तन हो सकते हैं। रजनीश का जवाब था अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकते हैं। बुरा आदमी बुरा इसलिए होता है कि वह अपने स्वार्थ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोचता। अच्छा आदमी इसलिए अच्छा होता है कि वह अपने स्वार्थ पर दूसरों के स्वार्थ को वरीयता देता है। सोचिए, याद रखिएगा, जब आप कभी भी इलेक्ट करिए, चुनाव करिए किसी ऐसे व्यक्ति का जो आपका प्रतिनिधित्व कर सके, वो भाषा, जाति, मजहब से उठकर आपका विकास कर सके, और ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है। और आजकल हमारे देश में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको MP MLA मिलेंगे वो बुरे लोग ही मिलेंगे, और ऐसे लोगों को आज हमारा जो समाज है, जो देश है, वरीयता दे रहा है, प्राथमिकताएं दे रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। ऐसा व्यक्ति सबसे पहले अपनी झोली भरने का प्रयास करेगा, न कि आप लोगों के विकास के बारे में सोचेगा। इसीलिए हमारे देश की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। अच्छा आदमी इसलिए अच्छा है कि वह अपने लिए नहीं जीता, सबके लिए जीता। इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। अभी राजनीति व्यक्तियों का निहित स्वार्थ बन गई है, तब राजनीति समाज का स्वार्थ बन सकती है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, कल मैं एक लेख में जिस तरह से थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया था कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे ही उसका उठाएंगे इतिहास, उसमें तमाम तरह के ऐसे नेता मिलेंगे। अरे अभी आपको पता है पी चिदम्बरम जी फंसे थे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, किस तरह से उन्होंने मतलब देश की जनता से गद्दारी किया। होम मिनिस्टर जैसे संवैधानिक पदों पे बैठ के आप लूटपाट स्कैम चला रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जैसे लोग भारत जैसे देश को कलंकित कर दिए हैं, वैश्विक स्तर पर आपने कलंकित किया है हमारे भारत जैसे देश को। ऐसे तमाम तरह के दोस्तों नेता मिलेंगे जो चंद पैसों के लिए बिक गए, पार्टियों में अदल बदल कर लिए। मोदी ने यही किया है कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भला आदमी होना अस्पताल की गारंटी बन गया है, असफलता की गारंटी बन गया था।
मोदी ने इस नियम को बदल दिया। उन्होंने देश के युवाओं, शोधकर्ताओं, उद्यमियों में नवोन्मेष की प्रवृत्ति को बढ़ा दिया। देख सकते हैं जिस प्रकार से हमारे देश में चाहे किसान हो, चाहे उद्यमी हो, मतलब छोटे मोटे जो एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन हैं, जो क्रिएटिव बंदे हैं, उनको किस तरह से उन्होंने प्रोत्साहित किया, उद्यमिता को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया। नतीजा ये हुआ कि जिस देश में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए ज़रूरी एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी, वहाँ अब 2 लाख पीपीई किट रोज़ बन रही है। यह मोदी में विश्वास का ही नतीजा है कि उनकी अपील पर दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन सफल रहा। कतिपय अपवादों को छोड़कर 130 करोड़ लोग अपने घरों में रहें। पिछले करीब 2 महीनों में सबसे दुखद और कई बार हृदय विदारक दृश्य प्रवासी मजदूरों के एक वर्ग की हालत का नज़र आया। मैं मानता हूं दोस्तों, ये जो जिस तरह से वीडियो के माध्यम से प्रवासियों का दर्द दिखाया गया, लोग पैदल ही अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं, ये कोई भी भारतीय देखेगा, कोई भी व्यक्ति देखेगा तो उसका हृदय भर जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी भी प्राथमिकता, अपनी नैतिकता, अपना कर्तव्य भूल के मात्र एक ही पार्टी को कोसते रहें। मैं पूछना चाहता हूँ, जो विपक्ष की पार्टियाँ जो बार बार ये चीज़ को कोस रही हैं, क्या वो किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर सकती, किसी प्रकार का सुझाव नहीं दे सकती? सुझाव भी ऐसा देंगी कि मानो कोई मंगल ग्रह वाली बात हो गई हो, पृथ्वी से रिलेटेड बात नहीं है। तो देखिए, यदि आप देश के उत्थान के बारे में सोचेंगे, देश के प्रगति के बारे में सोचेंगे, तो ज़रूर कोई ना कोई उस बात को अमल करेगा, अन्यथा उस बात को खारिज ही करेगा। वे जिन राज्यों में थे, वहाँ की सरकारें अपना दायित्व निभाने में नाकाम रहीं। मुख्यमंत्रियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा भी कुछ राज्यों ने लॉकडाउन का ठीक से पालन नहीं कराया। इसी वजह से इस रणनीति में बदलाव करना पड़ा कि जो वहाँ है वहीं रहे। प्रवासी मजदूरों के लिए बसें और ट्रेन चलाने का फैसला करना पड़ा। सबसे ज़्यादा निराश उन नियोक्ताओं ने किया जिन्होंने ज़्यादातर कामगारों का न केवल मार्च का वेतन, मजदूरी रोक ली, बल्कि संपर्क भी तोड़ लिया। तो कुछ चीज़ें हैं जिनसे मैं आहत भी हूँ कि कुछ राज्य सरकारें हैं जिन्होंने अपना दायित्व का निर्वहन नहीं किया। अगर वो चाहते हैं तो जिस तरह से प्रवासी मजदूर बेचारे पैदल चल रहे हैं, अगर राज्य सरकारें मदद करती तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें छोड़ा जा सकता, जो यूपी सरकार कर रही है। यूपी सरकार, एक फ़ोटो मतलब वायरल हो रहा था जिसमें लिखा गया था कि यदि कोई व्यक्ति साइकिल से मिल जा रहा है तो उसके साइकिल को बस पे लाद के उसको अंदर बैठा के उसके गंतव्य तक छोड़ा जा रहा है। तो जिससे देश चल रहा है, जिससे बड़े बड़े लोग आज अपने आप को अमीरों की श्रेणी में गिनते हैं, ये उन्हीं श्रमिकों की बदौलत है। यदि श्रमिक का मनोबल टूट गया, श्रमिक हतोत्साहित हो गया, तो उसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। निराश कामगारों को घर परिवार की याद आनी स्वाभाविक थी। इन गरीबों का दर्द प्रधानमंत्री के इन शब्दों में छलका। इस बड़े संकट के दौर में देश ने गरीब की संघर्ष और संयम की शक्ति के दर्शन किए हैं। गरीबों ने बहुत कष्ट झेले हैं, अब उन्हें ताकतवर बनाने का समय है। प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। विभिन्न क्षेत्रों से जो मांग थी उससे ज़्यादा। प्रधानमंत्री ने भविष्य की आर्थिक नीति का नया स्वरूप और रोड मैप भी बताया। उन्होंने यह साफ किया कि इस संकट से निकलने का एक ही रास्ता आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता के लिए ज़रूरी है कि केवल उत्पादों के लिए देशवासी वोकल हो, मतलब मुखर हो। इस लोकल को ग्लोबल बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि आज की वैश्विक व्यवस्था में आत्मनिर्भरता की परिभाषा बदल गई है। अर्थव्यवस्था को अर्थ केंद्रित होने के बजाय व्यक्ति केंद्रित होना पड़ेगा। पर भारत की आत्मनिर्भरता आत्म केंद्रित नहीं होगी। इस देश की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। मैं मित्रों एक चीज़ आपको बताएं, अब आप कोशिश करिएगा ज़्यादातर जो उत्पाद आप खरीदिएगा, जो घरेलू उपाय के लिए ज़रूरत की जो सामान होती है, वो ज़्यादातर जो रिलेटेड होनी चाहिए अपने भारतीय उत्पाद होने चाहिए। जो भारत में चीज़ें बन रही हैं उस पर एक भारतीय व्यक्ति का अधिकार हो, ऐसे उत्पादों का आप सेवन करिएगा। तब आप कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं। अब वैसे देखा जाए तो दोस्तों तमाम तरह की कमियां हैं। लोग ओप्पो, रेडमी, फलाना ढिकाना चला रहे हैं तो कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो बेहतर के लिए कर रहे हैं। उस टेक्नोलॉजी की मदद से ही दोस्तों आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ठीक है। पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक झटके में आप पूरा छोड़ दें, ठीक है, चीनी उत्पाद या विदेशी उत्पादों का त्याग कर दें, बहिष्कार कर दें। नहीं, धीरे धीरे ज़रूरत है। जैसे जैसे हमारा देश आत्मनिर्भर बने, धीरे धीरे उनके उत्पादों को आप छोड़ते रहिए। धीरे धीरे जैसे ही अच्छी मोबाइलें मैन्युफैक्चरिंग होने लगे भारत जैसे देश में, उसके दाम अच्छे हों, फिर उसे एक्सेप्ट करिए। अचानक ये काम नहीं होगा, धीरे धीरे, ठीक है।
सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर आर्थिक पैकेज से उद्योग और आर्थिक जगत में उत्साह और विश्वास का माहौल बना है। संकट से निकलने के लिए इन दोनों का ज़रूरी होना है, वरना इससे भी बड़ा पैकेज प्रभावी नहीं हो पाएगा। आर्थिक संकटों के इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलता है कि जिस देश के लोगों में उनसे निकलने का विश्वास था वही पहले निकलें। विश्वास नहीं होगा तो जिसके पास पैसा वह खरीदने नहीं निकलेगा। इससे मांगें घटेंगी और फिर अर्थव्यवस्था एक दुष्चक्र में फंस जाएगी। पैकेज के साथ प्रधानमंत्री ने भूमि श्रम कानून में सुधार की बात की है। ये सुधार नई अर्थव्यवस्था की नींव रखेगी। देख सकते हैं इज योर डूइंग बिजनेस, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो उसके माध्यम से तमाम तरह के जो पहले के कानून थे, इज यू डूइंग बिजनेस एक ऐसे कुछ है जिसके मदद से दोस्तों जो पुराने कानून थे श्रम से रिलेटेड कई चीज़ों को डीएक्टिवेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, उनका उन्मूलन कर दिया गया है। इसके बावजूद निंदा तो होगी ही, वह शुरू भी हो गई है। इस बारे में हरिशंकर परसाई ने लिखा कि कुछ लोग को जानता हूँ जो सारा काम छोड़कर मेरी निंदा में लगाते हैं और खुश रहते हैं, उन्हें मैं खुश रहने देता हूँ। अगर सूअर मैला खाकर परम आनंद अनुभव करता है तो मैं उसे फल खाने की सलाह देकर उसका मज़ा किरकिरा नहीं करना चाहता। दुख इतना ही है कि दिन भर मेले की तलाश में रहकर सूअर कोई रचनात्मक काम नहीं कर पाता। ध्यान रहे, आलोचना निंदा नहीं है। परसाई के सही शब्दों में आलोचना स्वास्थ्य प्रकृति और निंदा कैंसर है, ठीक है। तो निंदा और देखिए आलोचना में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। तो दोस्तों यदि ये देखिए जो पूरी चीज़ें हैं आपके अंदर का जो एक डेवलपमेंट है जो आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, यदि आप 1-2 महीने इस वीडियो को देखें उसके बाद अगर कोई यूपीएससी या यूपीपीसी जैसे तमाम तरह के एग्ज़ाम का अध्ययन कर रहा है, उसमें पढ़ रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, यदि आप उसके सामने जब ऐसे विषय को रखेंगे, सर बताइए संकट से भी बड़ा संकल्प आज के दौर में जो चल रहा है भारत जैसे देश में, उससे हम कैसे उभरेंगे। जब आप उससे इस तरह के सवाल पूछेंगे, जब अपनी बातें इस तरह शक्ति और प्रमुखता से साथ रखेंगे तो आपको देखता ही रह जाएगा कि यार हाउ टू डेवलप योर आइडियोलॉजी, टेल मी, तब आप खुश होंगे। याद रखिएगा आपको किसी मतलब अननेसेसरी कोचिंग की कोई मतलब नहीं ज़रूरत है। कोचिंग में आप जाएंगे ना, सारी हमने कोचिंग कह तो रहे हैं 40-50 हज़ार रुपये दे के हमने कोचिंग पढ़ा है, उसका कोई मतलब नहीं निकला। तो आप एक टाइम टेबल बनाइए, उसे अपने सामने उसको उस प्रतिलिपि को चिपकाएं, उसका टाइम टेबल बनाएं, इतने से इतने ये करना है, इतने से इतने ये करना है। आप मात्र 1 महीना करिए, उसके बाद आपके अंदर जो संचार होगा, जो डेवलपमेंट होगा। और मैं हर बार एक चीज़ कहता हूँ, बहुत ज़्यादा मत पढ़िए। यू शुड बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ये नहीं कि मैं 10 घंटा पढ़ा, समझ में 2 घंटा ही आया। आप उस 2 ही घंटे पढ़िए पर समझ तकरीबन 85% 65% आना चाहिए। बार बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए, शब्दों के साथ खेलना सीखें। जैसे ये संकट से भी बड़ा संकल्प, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, संकट से भी बड़ा संकल्प। आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, संकट से भी बड़ा संकल्प। जब आप इस चीज़ को लय से पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं। उसके बाद जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो बेहतर होगा, आवाज़ अच्छी होगी। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। आप अपने माध्यम से ज़रूर मुझे बताइएगा।